पास आता हूँ। आपने जी। जोशी साहब की बात भी सुनी, अनिल जी की बात भी सुनी। मैं पिछले कुछ समय से एक शब्द यूज कर रहा हूं, डार्क एज ऑफ इंडिया, कि ये 10 साल जो है भारत की डार्क एज है। इस डार्क एज में एक पन्ना और जुड़ गया है। मैं कह देना चाहता हूं, इतिहास में लोग पढ़ते हैं कि औरंगजेब के टाइम में सैकड़ों मंदिर जला दिए गए थे या तोड़ दिए गए थे। लेकिन अब यह भी लिखा जाएगा इसी इतिहास में कि इस राज में, जबकि मोदी जी का राज था, सैकड़ों चर्च भी जला दिए गए थे। इस इरा के अंदर आप यकीन कर सकते हैं, यह मध्यकालीन युग नहीं है औरंगजेब का साहब, जहां सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। और शायद इतने बड़ी संख्या में तो धर्मस्थल हो सकता है पाकिस्तान में भी नहीं जलाए गए होंगे 75 सालों में, जितने हमने 2 महीने में जला दिए। संख्या 250 से ज्यादा है कहते हैं। इसलिए मैं डार्क एज कह रहा हूं उसको। तो इतिहास के पन्नों में मोदी जी दर्ज हो गए हैं। अब मुसीबत यह है कि जो हम जैसे साधारण लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उन्हें ही आतंकवादी कहा जा रहा है। थोड़े दिन पहले ओबामा साहब ने अमेरिका यात्रा में जब मोदी जी की हुई थी, एक शब्द कहे थे कि अगर आप अल्पसंख्यकों का दमन इसी प्रकार करते रहे तो भारत टूट जाएगा। यही वर्ड कहे थे सेंगर साहब उन्होंने। अगर आपने माइनॉरिटीज का दमन जारी रखा तो यही होगा जो कुकीज के साथ हो रहा है। यही हुआ है सर, यही हुआ है। हमने ओबामा को राइट प्रूव कर दिया कि आप सही हो, और हम अल्पसंख्यकों का दमन करना नहीं रोकेंगे। वही नहीं, अब उनको भी वहां पर भारत का विरोधी, भारत का दुश्मन बताया जा रहा है। और जो इंडिया की सपोर्ट वाले हैं, जो हम फेयर शासन लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को मेंटेन करना चाहते हैं, उन्हें अब आतंकवादी और लुटेरा कहा जा रहा है। सेंगर साहब। दिनेश जी, जैसा कि आपने अपने प्रस्तावना में कहा कि बिल्कुल ये 10 साल डार्क एज के हैं, तो हैं। मतलब ये जो मोदी जी और उनकी टीम के लोग गलतफहमी में है कि इतिहास में उनका नाम, उनका शासन बड़ा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि वो इतिहास का ये धब्बा काल होगा, ये एक धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। और खास तौर से जो लोकतांत्रिक प्राणी है उसमें तो एक कलंक जैसी स्थिति है। लेकिन मोदी जी कुछ समझने को तैयार नहीं है, और उनमें इतना, मोदी जी में इतना अहंकार आ गया है कि वो कुछ सोच समझ के बोलने की जरूरत भी नहीं समझते। आज जिस तरह से अहंकार से उन्होंने, ज्यादा प्रतिशोध की भावना है उनके अंदर। एक बहुत बड़े प्रतिशोध की भावना है उनके अंदर। ऐसा लगता है अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा है और वो कोई विस्फोट का रूप लेना चाहता है। ऐसे हालात हो मुझे चुके लगा, हैं, उनका बस नहीं चल हाँ, रहा कि वो पता नहीं क्या कर देंगे इस देश के अंदर। वो ज्वालामुखी नहीं है, वो इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स ही उनका ज्वाला बन गया है। मुझे लग रहा है कि वो खुद अपनी सेना को खुद को ध्वस्त करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर इतना गुस्साए क्यों है और इतना क्यों अनर्गल बोल रहे हैं। तो ये बोलना कि ये इंडिया नहीं है, ये इंडियन मुजाहिदीन है, आतंकवादी है, तो ये तो हद हो गई, पराकाष्ठा हो गई। इसका मतलब प्रधानमंत्री, जो गठजोड़ हुआ है, विपक्षी दलों की एकता बन रही है और लगभग 90% बन गई है, तो वो खुद लग रहा है कि बहुत बेचैन हो गए हैं। ऐसे में वो, जी, ऐसे जी, में कैरी ऑन, वो, आवाज आ रही है? हाँ कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ, तो वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत के लिए ये इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण क्षण नहीं होंगे। हमेशा, हाँ, सत्ता आती है और जाती है और बड़ा स्मूथ तरीके से होता है। लग रहा है मोदी जी चुनाव तक की सब्र नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या लांग जाएंगे, और वो केवल अपने जो अनर्गल बातें हैं उनसे तो लग रहा है कि एक माहौल खराब करना चाह रहे हैं। चुनाव के पहले माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मणिपुर में तो आई है, मणिपुर तो जल रहा है 2.5 महीने से।
और मणिपुर में तो सही मायने में गृह युद्ध है, जिसमें सरकार वहां तमाशा देख रही है, और बल्कि सरकार एक पक्ष के साथ में है। तो और वहां के जो विधायक, पार्टी के विधायक आ रहे हैं, उनसे आप मिल नहीं रहे हैं, इसलिए कि वो आपको, आपकी जो दंगाई नीति उसको सूट नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। और अब मोदी जी क्या, वाकई में मोदी जी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या कर बैठेंगे और वो कितना तक गिरेंगे। जो मतलब वो उनके एक गिरने का स्तर होता है का, बौखलाहट में वो कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लग रहा है कि ये हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो एकदम चुप हैं, जबकि आदिवासी महिलाओं के साथ ही इतना नंगा नाच हुआ, और उनको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं? ऐसा क्या प्रोटोकॉल है कि आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं? तो ये सब बड़ी दुर्भाग्य चीजें हो रही हैं। और इसके बावजूद बीजेपी की जो आईटी सेल है वो क्या है, विरोधी दलों को, और जो सही बात कह रहे हैं मंच पे हम लोग, आप जैसे पत्रकारों को, वो आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं, वो कुछ भी कहने में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है स्थिति दिनेश जी बहुत विस्फोटक हो गई है। अब ये क्या टर्न लेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी को लग गया है कि उनके पांव तले से सत्ता खिसक रही है। और ये शख्स जब से इन्होंने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया है तो हार का सामना नहीं किया है, चाहे गुजरात हो यहाँ, तो उनको जो अब सत्ता हाथ से जा रही है तो उनको बहुत डर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए ये बौखलाहट हो रही है। और बीजेपी के लोग तो बिल्कुल से आक्रमण है, मैं कहूंगा कि वो कहीं कोई अंकुश नहीं लगा रहे, उनमें कोई हिम्मत नहीं है कि वो जो अपना पंत प्रधान है उस पर कुछ रोकें, कुछ समझाएं, कुछ दबाव बनाएं अंदर। ये मुझे लग रहा है स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति पे हम इस समय चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, मोदी जी जो कुछ महीने बाकी हैं सत्ता में, वो कितना अनर्गल काम करेंगे, कितना अनर्गल प्रलाप करेंगे, यही देखना है दिनेश जी।